नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं सचिन वर्मा। देश और प्रदेश की राजनीति में मौजूदा दौर में कुछ ऐसे मुद्दे हावी हैं जिनको लेकर विपक्ष लगातार भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर है। चाहे बात मौजूदा दौर में जंतर मंतर पर हुए छात्रों का प्रदर्शन हो या फिर उत्तराखंड के अंदर कुछ ऐसे मुद्दे लगातार विपक्ष उठा रहा है जिसमें उसका ये कहना है कि कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार जनता के लिए वो काम नहीं कर पाई जिसके वायदे हुए थे और टोटली फेलियर बता रही है कांग्रेस और यूकेडी। आज इन्हीं तमाम सवालों पर बात करेंगे कि आखिर क्या तैयारियां हैं 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर और देश की राजनीति में जो कुछ हो रहा है, विपक्ष जो सवाल उठा रहा है उनमें कितना दम है। बात करने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता राज्यसभा मेंबर डॉक्टर नरेश बंसल जी हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार डॉक्टर साहब, कैसी चल रही है 2027 विधानसभा की तैयारियां बीजेपी की? सभी राजनीतिक दलों में एकमात्र भारतीय जनता पार्टी ऐसा राजनीतिक दल है जो केवल चुनावी पार्टी नहीं है, अपितु उसके नेता और कार्यकर्ता 365 दिन 24/7 जनता के बीच में रहकर उसकी समस्याओं का समाधान करते हैं, उनको समझते हैं, निराकरण करते हैं। इसलिए हाँ, ये ज़रूर है कि जब 365 दिन पढ़ने वाले छात्र को भी परीक्षा के दिनों में थोड़ी अधिक तैयारी करनी पड़ती है, अधिक समय लगाना पड़ता है। उस दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी 2027 के चुनाव के लिए बूथ स्तर तक पूरी तरह तैयार है। डॉक्टर साहब, चुनाव आता है तो आपने कहा कि हम 365 दिन काम करते हैं, लेकिन एक तरफ विपक्ष है जो कहीं ना कहीं उत्तराखंड को लेकर टारगेट कर रहा है कि धामी जी की सरकार रही हो, चाहे 2017 के बाद से प्रदेश में बीजेपी की सरकार रही हो, युवाओं की बात हो, महिलाओं की बात हो, कानून व्यवस्था, किसान, तमाम बातों को लेकर टोटल फेलियर मानता है गवर्नमेंट। वो तो मानेंगे ही, बिना उसके उनके पास कोई मुद्दा है नहीं। मुद्दा विहीन विपक्ष विभिन्न माध्यमों से अराजकता फैलाने का प्रयास करता है, लोगों को गुमराह करने का प्रयास करता है और उनको भड़का करके अपना राजनीतिक हित साधने का प्रयास करता है। अभी सर, आपने देखा देश के अंदर जो छात्रों का प्रदर्शन हुआ, हिंसक प्रदर्शन भी हुआ, उसमें पैलेट को लेकर बड़े सवाल उठ रहे हैं। ऐसे ही आपने उत्तराखंड के अंदर देखा कि किस तरीके से छात्र सड़कों पर उतरे और खासकर विपक्ष ने भी कहा कि छात्रों के साथ सरकार गलत कर रही है। छात्र जब भी सड़क पर आए, उन्होंने अपनी कोई मांग की, सरकार ने संवेदनशीलता के साथ उनकी मांग को सुना, उसका निराकरण किया और जब विपक्ष के हाथ से वो मुद्दा निकलता नजर आया तो विपक्ष ने आगे आकर के उसमें अगुवाई करने का प्रयास किया, किंतु विपक्ष को कोई मुद्दा हाथ नहीं लगा है, विपक्ष मुद्दा विहीन हुआ है। सर, जो पेपर लीक का इश्यूज रहा है तो क्या ये गवर्नमेंट का फेलियर माना जाए, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान जी का तो इस्तीफा हुआ है? नहीं, इस्तीफा देने का मतलब ये नहीं कि फेल्योर है, क्योंकि कोई पहली बार पेपर लीक नहीं हुआ और पहली बार किसी सरकार ने पेपर लीक होने के बाद त्वरित गति से फुल प्रूफ परीक्षा कराई जिससे छात्रों का वर्ष खराब ना हो। ये सरकार का मैनेजमेंट, सरकार की संवेदनशीलता और फिर उसके बाद सरकार अब कड़ा कानून लेकर आई है नकल विरोधी, जिस पर विपक्ष ने एक भी सकारात्मक सुझाव नहीं दिया। विपक्ष के पास कोई सुझाव देने के लिए है नहीं कि क्या करना चाहिए जिससे परीक्षा में नकल रुक सके। और जब विधेयक पास हो रहा था, मैं राज्यसभा में हूं, तो वॉकआउट किया कांग्रेस ने। तो कांग्रेस की सोच को बताता है कि छात्रों के प्रति उसकी कितनी संवेदनशीलता है, उनकी समस्या को सुलझाने में उनका जो योगदान होना चाहिए वो नहीं है। मतलब सर, ये कह रहे हैं कि जब अमेंडमेंट हो रहा था पार्लियामेंट के अंदर, राज्यसभा लोकसभा के अंदर, तो कांग्रेस वॉकआउट कर गई उस अमेंडमेंट को लेकर। उनके वक्ताओं ने जिस समय चर्चा हो रही थी उस चर्चा में भी अपनी ओर से कोई सुझाव नहीं दिया, इधर उधर की बात की, अपनी राजनीतिक बात की बजाय छात्रों के विषय में बात करने के, विधेयक के विषय में बात करने के, क्योंकि उनके पास कोई सुझाव ही नहीं है। बट सर, राहुल गांधी जब भी सदन में होते हैं, बाहर होते हैं, हर बार ये कहते हैं कि संविधान को कुचलने की कोशिशें हो रही हैं, सदन में बोलने नहीं दिया जा रहा है। 100 से ज्यादा पेपर लीक हुए हैं बीजेपी की गवर्नमेंट में। बीजेपी की गवर्नमेंट में 100 से ज़्यादा नहीं हुए हैं, ये उनका आंकड़ा गलत है। जो हमारी सरकार केंद्र में, लेकिन वो उसके बारे में तो बताए ना, कर्नाटक में जो पेपर लीक हुआ उसका क्या हुआ। हमने तो नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए हमारे शिक्षा मंत्री ने, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में नई शिक्षा नीति लागू करके NEP 2020 और
अनेक प्रकार के ऐसे काम किए हैं जिसमें उनको जिसका क्रेडिट मिलना चाहिए, फिर भी उन्होंने अब हमारे बच्चे हैं, बच्चों की मांग पर इस्तीफा दे दिया। लेकिन कांग्रेस के शासित राज्यों में किस राज्य में, कर्नाटक में इस्तीफा हुआ क्या, झारखंड में इस्तीफा हुआ क्या, पंजाब में इस्तीफा हुआ क्या? विपक्ष की सरकारों में पेपर लीक हुए हैं, होते आ रहे हैं। हमने तो जहाँ लीक हुए, उत्तराखंड में भी लीक हुआ था, लेकिन हमने यहाँ कड़ा कानून बनाया सबसे पहले, 10 वर्ष तक की सजा, 1 करोड़ रुपए जुर्माना अब केंद्र ने किया है। क्योंकि कोई अपराध होता है तो उसको रोकने के लिए, अपराधियों के मन में खौफ करने के लिए सरकार कड़ा कानून बना सकती है और व्यवस्थाओं में परिवर्तन करके सुनिश्चित कर सकती है कि वह चीज न हो। जी, तो सर आपको लगता है कि एक ऐसा व्यक्ति जो अमेरिका में बैठा है वो एक पार्टी खड़ी कर देता है, अब देखते ही देखते जंतर मंतर पर हजारों की भीड़, और देश के अंदर इतना बड़ा मुद्दा बन गया वो कि एक केंद्रीय मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा, तो आपको लगता है कि जो विपक्ष कह रहा है कि सीजेपी नहीं है, ये देश के युवाओं का आक्रोश है सत्ता के खिलाफ? अब मैं ये नहीं कहूँगा, क्योंकि मुद्दा ऐसा है कि पेपर लीक हुआ, नहीं होना चाहिए था। लेकिन मैं इसमें राजनीति ये देख रहा हूं कि जिस समय पेपर लीक हुआ उस समय कुछ नहीं हुआ, और उसके बाद जब उसी पेपर के संबंध में छात्रों का वर्ष भी खराब ना हो, परीक्षा हो गई, रिजल्ट आ गए, जिन्होंने उसको क्रैक किया उन्होंने सेलिब्रेशन किया, उसके बाद उस मुद्दे को लेकर के ये सब कुछ हुआ, तो ये एक बहुत बड़ी साजिश थी जिसमें डीपी स्टेट और इंडी गठबंधन के राजनीतिक दल ये सब शामिल हुए, क्योंकि इनका जनता का इन पर से विश्वास उठ चुका है, लोकतांत्रिक ढंग से ये सरकार में आ नहीं सकते, तो ये अब इस प्रकार की कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह, क्योंकि नारे कौन से लग रहे थे वहाँ पर, क्या नीट के संबंध में कोई नारा था जंतर मंतर पर? नाम रहेगा अल्लाह अल्लाह, बांग्लादेश बना देंगे, नेपाल बना देंगे। मोदी जी जो मैं समझता हूँ जो वहाँ थे, अगर उनको छात्र आप मानते हैं, ये तो आप देखेंगे कि किस आयु के थे, कितने छात्र थे, कितने नहीं थे, लेकिन अगर छात्र मानते हैं तो उनके पिता की और दादा की आयु के मोदी जी हैं। और उनकी माँ को लेकर, उनको लेकर जिस प्रकार की भद्दी भद्दी गालियाँ वहाँ पर दी गई, वो मैं ये मानता हूँ कि छात्रों ने नहीं दी, वो षड्यंत्र करके छात्रों के मुंह से कहलवाया गया है उन लोगों के द्वारा जो देश के अंदर शांति नहीं चाहते। और मोदी जी की सरकार में 12 साल में जिस प्रकार से देश विश्व के अंदर अपना स्थान बना रहा है, वो उनको अच्छा नहीं लग रहा। सर जो आप ये कह रहे हैं कि इसके पीछे कुछ और लोग थे, क्योंकि ऐसे खाने पीने के ऑर्डर्स भी आ रहे थे विदेशों से, और जो नारेबाजी वहां हुई है, या टुकड़े टुकड़े गैंग का जो बीजेपी भी आरोप लगा रही है कि वहां पर मौजूद था, देश विरोधी नारे वहां पर लगी, तो इसके पीछे क्या आप इंडिया गठबंधन के नेताओं को मानते हैं, या देश विरोधी कुछ ऐसे लोग हैं जो अमन चैन नहीं चाहते? नहीं, देश विरोधी ऐसे लोग हैं जो अमन चैन नहीं चाहते। भारत की द्रुत गति से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था को देखकर उनके सीने पर सांप लौटता है। लेकिन जिस प्रकार के नारे वहां लग रहे थे, वो नारे कब कब कहाँ कहाँ लगे, टुकड़े टुकड़े गैंग, नाम रहेगा अल्लाह अल्लाह, मोदी तू मर जा, मोदी की 13वीं का समान है, इस प्रकार के नारे पहले भी जहाँ जहाँ लगते रहे, जिन आंदोलनों में लगते रहे, उन आंदोलनों को कौन चला रहे थे, इससे स्पष्ट हो जाता है कि ये छात्रों की आड़ में देश के अंदर अराजकता फैलाना चाहते थे। पक्ष का हाथ है सर इसमें? अब मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन लोग सब जानते हैं, उसमें विपक्ष के लोग भी जिस तरह से हुआ, जब राहुल गांधी और अखिलेश यादव भी पहुंचे ना सर वहां पर, हम तो साफ जाहिर मैं वही तो बता रहा हूं कि राहुल गांधी, एक दिन भी राहुल गांधी का छात्रों के पेपर लीक संबंध में एक भी स्टेटमेंट 25 दिन तक नहीं है आंदोलन के। 22 दिन तो वो विदेश में ऐश कर रहे थे। जब उनको लगा कि सरकार की बातचीत हो गई और आंदोलन टूटने वाला है, तो उन्होंने कहा हम भी कुछ करें, और वो अचानक उन्होंने प्रधानमंत्री आवास पर जाकर धरना दे दिया। जिस घर से 3-3 लोग प्रधानमंत्री रहे हैं, उनको मालूम है प्रधानमंत्री की सुरक्षा क्या होती है, उसके क्या नॉर्म्स होते हैं। जहां पर 1 मिनट के लिए कोई गाड़ी भी खड़ी नहीं होने दी जाती, वहां पर अगर कोई दुर्घटना हो जाती तो क्या होता, देश का नाम बदनाम होता कि नहीं होता। लेकिन देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा को खतरे में डालकर राहुल गांधी जिस तरह से वहां पर जाकर बैठ गए, बैठ नहीं गए, वो एलओपी हैं, जिस प्रकार से वो बेशर्मी के साथ लेट गए और उनको 4 लोगों को उठाना पड़ा,
ये मैं समझता हूँ बिल्कुल नीचे स्तर की राजनीति राहुल गांधी ने की है, जिसकी भर्त्सना पूरे देश में हो रही है। सर, अगर राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी भी कह रही है कि अगर इस्तीफा देना था तो भाई छात्रों को जान गंवानी पड़ी, सरकार को फैसले लेने थे, प्रधानमंत्री जी को लाइव आना था, वीडियोस बनानी थी, रील्स में कुछ कहना था, तो पहले कह देते तो कम से कम छात्रों की जान तो बच जाती। बच्चों पर इस तरीके से अटैक किया गया, महिलाओं को पीटा गया, और फिर देखिए दोनों साइड से सर, उधर से भी बच्चों की तरफ से भी पुलिस वालों पर पत्थरबाजियां हुई। अब ये तो षड्यंत्रकारियों के द्वारा जो कुछ हुआ है, आखिर 20 दिन तक क्यों नहीं लाठी चली? सरकार ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर कोई लाठीचार्ज नहीं किया, सरकार ने वहां से हटाने की भी कोशिश नहीं की। आंदोलन कर रहे हैं, करते रहे, लेकिन जब आंदोलन में राजनीतिक दलों के कारण से, विपक्ष के राजनीतिक दलों के कारण से, मेरा सीधा आरोप है, अराजक तत्व घुस गए और उन्होंने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की, तो फिर पथराव अगर पुलिस पर होगा तो पुलिस लाठी भी चलाएगी, पुलिस वाटर कैनन भी चलाएगी। हमने तो देखा इस देश के अंदर जो ये आरोप लगा रहे हैं, बड़े घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। 1964 में क्या हुआ, 66 में क्या हुआ? निहत्थे साधु संतों के ऊपर दिल्ली में गोली चलाई गई जो कोई पथराव नहीं कर रहे थे, सैकड़ों साधु मारे गए। हमने उनको देखा कानून व्यवस्था में जिन्होंने छात्रों के आंदोलन जब आगे बढ़ा 75 में इमरजेंसी लगा दी, लाखों लोगों को जेल में डाल दिया, बैकडेट से संविधान में संशोधन करके अपने आप को सुरक्षित करने का प्रयास किया। किस मुंह से वो आरोप लगा रहे हैं? सर, देश का युवा क्या समझ रहा है जो बातें आप बता रहे हैं कि राहुल गांधी हो, इंदिरा गांधी हो, या फिर राजीव गांधी, जवाहरलाल नेहरू, या फिर मुलायम सिंह यादव 1990, क्या देश समझता है इन बातों को? देश पूरी तरह समझ रहा है। आज वो जो ड्रामा कर रहे हैं, मैं उससे और आगे बढ़ता हूं आंदोलन। ड्रामा कर रहे हैं संसद के परिसर में, जिस प्रकार से भगवा वस्त्र धारण करके। हमने ये भी देखा है इस देश के अंदर तुष्टीकरण की राजनीति में, बॉलीवुड में जो फिल्में बनी उसमें क्या दिखाया गया? यानी हिंदुत्व को बदनाम करने के लिए ब्राह्मण को, भगवाधारी को, वेशधारी को सब प्रकार से कलंकित करने का काम हुआ। लेकिन अन्य किसी धर्म के किसी भी धर्म गुरु पर हुआ क्या? ये क्या बताता है? वही दृश्य संसद के अंदर हुआ। जिन्होंने कार सेवकों पर गोली चलाई, अयोध्या और सरयू को लाल कर दिया, जिनका राम मंदिर के निर्माण में कोई सहयोग नहीं है, बल्कि उसमें व्यवधान डालने में उन्होंने 28 वकील खड़े किए कि राम मंदिर न बने, वो वहां ड्रामा कर रहे हैं। जिन्होंने 1 पैसा चंदा नहीं दिया वो चंदा चोरी की बात कर रहे हैं, वो इस प्रकार का ड्रामा कर रहे हैं। वो कहीं से राम को लाने वाले कौन होती है? बीजेपी, और बीजेपी ने तो राम के नाम का राजनीतिक इस्तेमाल किया है, और अब देखिए कितने बड़े पैमाने पर चंदा चोरी हो रहा है। राम के नाम पर बीजेपी के लोगों ने, सनातन को मानने वाले लोगों ने, आरएसएस के लोगों ने लाठियां खाई हैं, गोली खाई है, बलिदान दिया है, संघर्ष किया है, और लोगों के सहयोग से राम मंदिर को खड़ा किया है। चंदा चोरी किसी भगवाधारी ने नहीं की है। बताओ, जो 8 लोग जेल में, उनमें से कौन सा साधु है, संत है, भगवा जिसने पहना हुआ है? सरकार तो बीजेपी की है। सरकार बीजेपी की सरकार, कौन सी सरकार ऐसी है जिसमें चोरी नहीं होती कहीं? अगर चोरी हुई है, सरकार का क्या काम है? जो संगठन चल रहे हैं, जहां भी काम हो रहा है, वो चोरी ना हो, ये कोई नहीं चाहता चोरी हो। लेकिन अगर चोरी हो गई तो अपराधी को सजा तो दी जाएगी, वो देने का काम हो रहा है। जैसी चोरी पकड़ी गई, 8 लोग जेल के अंदर हैं, एसआईटी जांच कर रही है। इन्होंने कभी ऐसे किसी बड़े काम में किसको सजा दी? इनके समय में तो नागरवाला कांड हुआ, टेलीफोन के ऊपर ही 60 लाख रुपया दे दिया बैंक से। हर्ष मेहता कांड हुआ, क्या क्या इन्होंने, कितने घोटाले हुए, कॉमनवेल्थ घोटाला हुआ, कोल घोटाला हुआ, कितने घोटाले हुए। पर सिर्फ पप्पू यादव जैसा व्यक्ति जिस पर 41 आपराधिक मामले हों, वो भगवा वस्त्र पहन करके संसद परिसर में बैठ जाता है और
एक ऐसा ड्रामा होता है सर वहां जिस तरीके से उसमें राहुल गांधी खुद चंदा डाल रहे हैं, अवधेश प्रताप जो खुद सांसद हैं समाजवादी पार्टी के वो चंदा डाल रहे हैं और फिर उसको लेकर भाग रहे हैं। आप तो मेंबर हैं पार्लियामेंट, क्या आपने कभी इतिहास में ऐसा देखा? मैं ये कह रहा हूं कि यही लोग चंदा चोर हैं। प्रत्यक्ष रूप से इन्होंने करके दिखाया कि चंदा कैसे चोरी करके भाग रहे हैं। ड्रामा कर रहे हैं आपस में ही, ड्रामा वही कर रहे हैं, चंदा ले रहे हैं और चंदा चोर करके भाग जा रहे हैं। देने वाले कौन है? जिन्होंने कहा भगवान राम थे ही नहीं, मृतक है, एफिडेविट दिया वो राहुल गांधी। और कोई भी हमारे यहाँ मंदिर में जाता कहीं जाता है तो जूते पहन कर जाता है क्या? वो जूते पहन करके चंदा दे रहे हैं। ये लज्जाजनक ड्रामा है और इसके लिए राहुल गांधी की और पप्पू यादव की और अखिलेश प्रसाद की जितनी भी भर्त्सना की जाए उतनी कम है। तो सर इसको सनातन का अपमान आप मानते हैं? जिस तरीके से पप्पू यादव ने वहां ड्रामा किया, भगवा वस्त्र पहना और भगवा का अपमान हुआ है। अब आपकी पार्टी के नेता भी कह रहे हैं, हिंदू संगठन भी कह रहे हैं कि भाई भगवा तो देश का सम्मान है, साधु संतों का सम्मान है। तो जैसा भी आपने कहा कि भाई चंदा चोरी करने वाला तो भगवा पहनने वाला व्यक्ति नहीं था और ना वो पुजारी थे। कदम कदम पर इन्होंने सनातन का अपमान किया है, करते आ रहे हैं। ये जो भी काम करते हैं उसमें सनातन का अपमान छुपा होता है। इसमें भी उसी प्रकार से है। साधु संतों में आक्रोश है, देश की सनातनी जनता में आक्रोश है और इसको इनको भुगतना पड़ेगा आने वाले चुनाव में। ठीक है डॉक्टर साहब, मुझे छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेना पड़ रहा है। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद उत्तराखंड की सियासत में क्या कुछ आने वाले वक्त में होगा, पुष्कर सिंह धामी की गवर्नमेंट में कितना विकास हुआ है उस पर बात करेंगे। छोटा सा ब्रेक तुरंत। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज बात देश की राजनीति पर हो रही है। बात करने के लिए लगातार हमारे खास मेहमान डॉक्टर नरेश बंसल जी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, राज्यसभा, बीजेपी हमारे साथ बने हुए हैं। सर अभी ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे पप्पू यादव की, तो उसमें सर क्या असर उस चीज का उत्तराखंड की सियासत पर पड़ने वाला है? नहीं, पूरे देश में उसका पड़ेगा ना, क्योंकि सनातन का अपमान हुआ है और देश की जनता सब कुछ सहन कर सकती है पर भगवान राम का, सनातन का अपमान सहन नहीं कर सकती। इन विपक्ष के नेताओं की कब बुद्धि में ये आएगा? कई बार कहा, अटल जी ने पार्लियामेंट के अंदर कहा कि आप बीजेपी से लड़िए, नरेंद्र मोदी से, मैं कहता हूं नरेंद्र मोदी जी से लड़िए पर भगवान राम से मत लड़िए। और ये बार बार यही गलती करते हैं, ये भगवान राम से और सनातन से लड़ने की गलती करते हैं और मुंह की खाते हैं। सर उत्तराखंड की बात कर लेते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जो कार्यकाल है उसको आप किस लिहाज से देखते हैं? डेवलपमेंट कितना हुआ है युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, कानून व्यवस्था पर कितना काम हुआ? सभी क्षेत्रों में जबरदस्त काम हुआ है। पुष्कर सिंह धामी जी ने अपने पूरे कार्यकाल में बिना रुके, बिना थके प्रदेश के विकास के लिए काम किया है। और जो मोदी जी ने कहा जब केदारनाथ से, बाबा केदारनाथ की भूमि से, कि 21वीं सदी का ये दशक, तीसरा दशक ये उत्तराखंड का होगा, तो धामी जी ने भी कहा कि हमारा ये विकल्प रहित संकल्प है कि हम इस दशक में इस प्रदेश को देश के अग्रणी राज्यों में लाकर खड़ा करेंगे। पर सर विपक्ष के भी कई तरीके के आरोप हैं, चाहे बात अंकिता भंडारी के मामले को लेकर हो कि भाई सीबीआई ने अब तक जांच की है तो क्या जांच हुई है, और जो वीआईपी है उसके नाम का खुलासा भी अब तक क्यों नहीं हो पा रहा है? नहीं, एसआईटी जांच अच्छी तरह से कर रही थी। 3 जो अपराधी हैं पहले दिन से जेल में, उनकी जमानत आज तक नहीं हो पाई। लेकिन मैंने कहा ना, मुद्दा ही विहीन विपक्ष कुछ ना कुछ करता है। एसआईटी अपना काम कर रही थी, उन्होंने मांग करी सीबीआई, तो सीबीआई की जांच की स्वीकृति कर दी। अब सीबीआई अपनी जांच करके तथ्य जब देगी तब उससे आगे बढ़ेगा, लेकिन कुछ आगे है नहीं तो कहां से आएगा? जो दोषी है वो जेल के अंदर है। किसी भी घटना का परिणाम होता है कि दोषी जेल के अंदर जाए, और जो दोषी जेल के अंदर है उसको आज तक जमानत नहीं मिली। सर वो तो किसी वीआईपी ट्रीटमेंट या इस तरीके अब उनके कहने से नहीं होगा ना, जांच में एसआईटी में आए या सीबीआई को दिया उसमें आए, या उनके पास कोई प्रूफ है तो वो लाकर रखे। वो कहेंगे तो हम सरकार का है, वो सीबीआई का है, वो सरकार का जो काम है वो कर रही है, पर उनका काम आरोप लगा के भाग जाना नहीं है। उस आरोप को सिद्ध करने का काम करें। वो कोर्ट के अंदर प्रूफ दें, वो सरकार को प्रूफ दें, वो एसआईटी को प्रूफ दें, और उस पर अगर एसआईटी सरकार अपना काम ना करे, जांच आगे न बढ़ाए, तब आप कह सकते हो। लेकिन आपने आरोप लगाया और भाग गए, उससे तो काम नहीं होता। देश कानून से चलता है। सर वो जो सिटिंग जज की बात उन्होंने की थी पहले तो कहा कि सीबीआई जांच कराइए, उसकी सिफारिश हो जाती है, फिर कह रहे सिटिंग जज से कराइए। उनको तो मांग बदलनी है, उनको हमेशा गोल पोस्ट बदलना है।
जब इधर गोल हो रहा है तो फिर वो गोल पोस्ट बदलते हैं दूसरे गोल की तरफ, और हमेशा गोल होता है उन पर। तो उससे नहीं होगा। एक विधि है, विधि के अनुसार, विधि का कानून का राज्य है, तो उसी के अनुसार से काम होता है। खाली किसी के कह देने से तो प्रक्रिया नहीं बदलेगी। अजय कुमार जी वो राजस्थान के महामंत्री बना दिए गए, ऐसे खबर आ रही है कि दुष्यंत गौतम जी को भी यहाँ से हटाया जाएगा। संगठनात्मक प्रक्रिया है, संगठन को सबसे काम लिया जाता है, कोई किसी राज्य में होता है। संगठन मंत्री जहाँ तक है, संगठन मंत्री किसी भी राज्य का स्थायी नहीं होता है। मैं स्वयं 7 साल महामंत्री संगठन रहा हूँ उत्तराखंड का ही। तो अजय कुमार जी ने बहुत अच्छा काम प्रदेश के अंदर किया है, और आज वो एक अच्छे प्रदेश में गए हैं, राजस्थान में, जो उत्तराखंड से 4-5 गुना बड़ा प्रदेश है। तो उनके काम की योग्यता होगी तभी संगठन ने उनको वहाँ भेजा है। प्रमोशन हुआ उनका, मैं तो यही मानता हूँ। बट कांग्रेस ये मान रही है कि देखिए अब हम प्रेशर बना रहे हैं, धीरे धीरे कर बीजेपी जो है अब जिन पर आरोप लग रहे हैं उनको अलग कर रही है उत्तराखंड से। कांग्रेस के प्रेशर में कुछ नहीं होता है, किसी के प्रेशर में नहीं। संगठनात्मक व्यवस्था, संगठन की आवश्यकता, संगठन की प्रक्रिया, उसके अनुसार होता है। अब हमारे कितने प्रभारी बदले हैं? कोई किसी के आरोप पर बदले क्या? मैं जब महामंत्री संगठन था तब सतपाल जैन जी हमारे चंडीगढ़ के प्रभारी थे, उसके बाद शेषाद्रीचार्य जी हमारे प्रभारी थे, उसके बाद कृष्ण मुरारी मोघे और डॉक्टर अनिल जैन थे। तो इस तरह बदलते रहे। अब दुष्यंत जी हैं, रेखा वर्मा जी हैं, हर एक का कार्यकाल होता है। अब नई लिस्ट आएगी, नए महामंत्री जो बनेंगे, जो जहाँ का बनेगा, जिसको जिस प्रदेश का प्रभार मिलेगा। ये केवल भारतीय जनता पार्टी है जिसमें लोकतांत्रिक ढंग से सांगठनिक प्रक्रिया होती है। हर 3 साल में 4 साल में चुनाव होते हैं, 3 साल की हमारी है, कभी लेट हो गया, उसके बाद संगठन में सारा बदलाव होता है। तो इसीलिए जीवंत संगठन है। उनके यहाँ किसी प्रकार का लोकतांत्रिक कुछ होता नहीं है, केवल एक लेटर जारी होता है, उससे होता है। और वो कितना आते हैं, उनके प्रभारी कितना क्या करते हैं, वो जाने। सर कुमारी शैलजा जी लगातार आ रही है, राहुल गांधी आए, युवाओं से संवाद किया, और उसी दिन सर आप लोगों के यहाँ भी प्रोग्राम हो गया युवाओं का। नहीं, हमारे प्रोग्राम तो सतत चलते रहते हैं। उसी दिन जानबूझकर हमारे दिन राहुल गांधी जी के टाइम पर प्रोग्राम रखा और युवाओं को भ्रमित करने का बीजेपी ने किया, ताकि राहुल गांधी की रैली को सफल ना किया जाए, लेकिन फिर भी रैली सफल हुई राहुल गांधी। पहले से आदिवासी सम्मेलन चल रहा था, 5-7 दिन का वो कार्यक्रम था, केंद्र सरकार का कार्यक्रम था। उसमें जो युवा आदिवासी आने वाले थे वही थे आने वाले। अगर मैं आरोप लगाऊं कि उन्होंने उसको करने के लिए राहुल जी का कार्यक्रम रखा, तो आरोप की कोई सीमा नहीं होती है। जिनको राहुल को सुनने जाना था वो राहुल के उसमें गए, जिनको उसमें जाना था वो उसमें गए। तो राहुल गांधी का जो उत्तराखंड दौरा हुआ है, उससे कुछ आपको लगता है कि कुछ युवाओं पर प्रभाव पड़ेगा? क्योंकि वो तो कोटा में भी गए थे और देश के अलग अलग हिस्सों में जाकर युवाओं से संवाद करते हैं। अगर कुछ प्रभाव हुआ होता तो उत्तराखंड के बाद अन्य राज्यों में भी उनका युवा संवाद हुआ होता। ये तो उन्हीं के आकलन में मैं मानता हूं कि नहीं हुआ, क्योंकि उसके बाद उन्होंने छोड़ दिया, मुद्दा ही खत्म हो गया, काम ही खत्म हो गया। पटना में उन्होंने स्वयं कैंसिल किया और उत्तराखंड के बाद किया नहीं। 1 महीना होने को आ रहा है। चुनाव के समय तो तीसरे दिन सम्मेलन होते हैं कहीं कहीं। तो सर क्या आप ये मानते हैं कि राहुल गांधी का देश में कोई प्रभाव ही नहीं है? एक एलओपी होने के नाते जिन मुद्दों को उठाना चाहिए वो उस पर काम ही नहीं कर पाते हैं, और खासकर जब उत्तराखंड की बारी आती है तो वो कहीं वर्ष लगा देते हैं उत्तराखंड आने में, फिर कहते हैं कि बीजेपी तो हमारे वोटर्स का नाम काट रही है, ये तो ईवीएम को हैक कर रहे हैं। राहुल गांधी बाय डिफॉल्ट नेता है और पार्ट टाइम नेता है। और टक्कर किससे ले रहे हैं? जो व्यक्ति देश के लिए मरता है, खपता है, जिसने 25 साल में 13 साल गुजरात का मुख्यमंत्री रहते हुए और 12 साल प्रधानमंत्री रहते हुए एक दिन की भी, 1 मिनट की भी छुट्टी नहीं ली अपने काम से। वो विदेश में भी जाते हैं तो इस प्रकार से दौरा बनाते हैं कि हवाई जहाज में अपने सब काम करते चलें, और आने के बाद रात को अगर आते हैं तो सुबह फिर काम में लग जाते हैं। देश ने देखा है ये। दूसरी ओर राहुल गांधी क्या करते हैं? 3 महीने में से 1.5 महीना तो विदेश में बिताते हैं और विदेश में जाकर भारत का नाम बदनाम करते हैं। तो उनके साथ कौन जुड़ेगा? देश की अधिसंख्य जनता राष्ट्रभक्त है, वो देश की प्रगति के साथ, राष्ट्र की संवेदनाओं के साथ जुड़ती है। वो खाली
टपोरी वाले आरोप लगाने से उनके साथ नहीं जुड़ेगी, ये सब जानते हैं। और फिर उनका कसूर भी क्या है, बेचारे उस परिवार में पैदा हुए जहां उनको जन्म लेते ही बताया था कि तुम तो प्रधानमंत्री हो, और वो प्रधानमंत्री बनने की कसक में घूम रहे हैं और प्रधानमंत्री बन नहीं पाएंगे कभी। अब इससे लेटेस्ट कांग्रेस ने आरोप लगाया कि हमारी वोटर लिस्ट में से हमारे वोटर्स का नाम गायब कर रही है, चुनाव आयोग के साथ मिलकर बीजेपी काम करा रही है ताकि उत्तराखंड में एक बार फिर जबरदस्ती सरकार बने। मैं फिर वही कह रहा हूँ, ये आरोप लगाते हैं भाग जाते हैं। अरे आप सिद्ध करो ना, ये 100 लोगों के नाम का कटवाए हैं, चुनाव आयोग के सामने खड़े करो। और बीजेपी के इस व्यक्ति ने कटाए हैं, वो तो फार्म पर है ना, सब चीज फार्म भरी जा रही है। वहां तो आप काम नहीं कर रहे, जहां BLO जा रहा है, हर पार्टी का BLA 2 वहां पर है सहयोग के लिए। आपकी पार्टी को भी उतना ही अवसर मिला है, बीजेपी को भी उतना ही अवसर मिला है। हाँ, ये है कि बीजेपी के BLA 2 बीजेपी के कार्यकर्ता उसमें पूरी मेहनत से लग करके लोगों के नाम जुड़वा रहे हैं जिनके नाम कटे हैं। जो गलत है उनके लिए उनके शिकायती पत्र जा रहे हैं। ये दोनों ही काम कांग्रेस में से कोई नहीं कर रहा है, और आरोप लगाना उनकी आदत है। इससे भ्रष्टाचार को लेकर बहुत कांग्रेस आरोप लगा रही है, अवैध खनन हो रहा है उत्तराखंड के अंदर। बोलने की खुद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सदन में खड़े होकर कहा था, चाहे मंत्री गणेश जोशी जी हों, उनको भी कुछ नोटिस मिल रहे हैं। इसी तरीके से पार्टी के अंदर कुछ फूट की बात या फिर विचार नहीं मिल पा रहे हैं, इस वजह से प्रदेश अध्यक्ष भी लगातार काम कर रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी आए थे, नितिन नवीन जी, सबको समझा कर गए हैं कि पार्टी में किसी तरीके की बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। कुछ ऐसा है सर बीजेपी? देखिए, मैंने बताया कि पार्टी 365 दिन काम करती है, पार्टी के नेता कार्यकर्ता। तो नेताओं के प्रवास होना, नितिन नवीन जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका प्रवास होना ये स्वाभाविक है। जब वो अध्यक्ष बने राष्ट्रीय, तो सभी स्टेट्स में जाएंगे, उनका वो दौरा होगा ही होगा। और जब आएंगे तो संगठन कैसे मजबूत हो, इस बात को कार्यकर्ताओं के नेताओं के सामने रखेंगे। कोई बात होगी तो उसको भी कहेंगे कि भाई कोई बात बाहर नहीं जानी चाहिए, आपस में उसको मंच पर रखना चाहिए पार्टी के, ये स्वाभाविक है। अब दुर्भाग्य से क्या कि कांग्रेस में ये होता नहीं है, इसलिए उनको अजीब लगता है। चलिए, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब बात करने के लिए, आपने अपना कीमती समय दिया। धन्यवाद। तो इधर राज्यसभा के मेंबर डॉक्टर नरेश बंसल जी, जिन्होंने देश प्रदेश की राजनीति पर खुलकर अपनी बात रखी। आज के लिए बस इतना ही, बाकी फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।